हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत में उद्योगों की, उद्योग इंडस्ट्री, जिसमें हमने स्टार्ट किया था लौह इस्पात उद्योग। हमारा टॉपिक था लौह इस्पात उद्योग। आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसके अंदर हम बात कर चुके हैं। नॉर्मल बातें हमने इसमें बताई कि कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पर है। इसमें हमने कुछ संयंत्रों की भी चर्चा की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की कि टिस्को जो कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है, झारखंड के सिंहभूम ज़िले में, वहाँ पर 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा वो स्थापित किया गया था। जिसमें हमने चर्चा की कि कौन से भाग से उसको जो लौह अयस्क पर मिलता है, कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है, उनकी चर्चाएं हमने कर ली थी। ठीक है। दूसरे रूप में हमने देखा कि इसको की स्थापना जो आयरन स्टील कंपनी जो है उसके अंदर हमने बात की। उसके बाद में विश्वेश्वरैया जो स्टील कंपनी है उसकी चर्चा हमने की, जो संयंत्र कैसे स्थापित हुआ, कहाँ पर हुआ और उसके अंदर क्या क्या जो उसके कच्चे पदार्थों के रूप में उसे जो माल मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से उसको मिल रहा है और वो मिल रहा है उसके लिए वो वहाँ पर क्यों लगा था, इसकी हमने चर्चाएं की थी। यहाँ पर हमने 2-3 संयंत्रों की बात की, जिसमें टिस्को है, इसको है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। उसके आगे इसी कड़ी को जोड़ते हुए अपना जो नेक्स्ट जो कारखाना है या संयंत्र है उसकी चर्चा करेंगे हम, जिसमें हम बात करते हैं राउरकेला की। राउरकेला इस्पात कारखाना, इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना है ओडिशा में। ये कहाँ पर है? ओडिशा में। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके जो काल था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था, उसमें जो जर्मनी देश है, जर्मनी यूरोप का देश है, ठीक है, उसकी सहायता से ओडिशा का एक जिला है सुंदरगढ़, उसमें स्थापित किया गया था इसको। यहाँ पे किसकी बात करें हम? यहाँ पे राउरकेला जो इस्पात कारखाना है उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय वाली 1956 के बाद की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे 1956 से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उस काल में जो जर्मनी जो देश है, उस जर्मनी देश ने ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले में एक स्थापना की, वो संयंत्र की स्थापना की, जो कि राउरकेला इस्पात कारखाना कहलाता है, जो नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। नागपुर कोलकाता रेल मार्ग जो बना हुआ है उसके ऊपर स्थित है, जिसके लिए उसको परिवहन की सुविधा भी मिल जाती थी। 1959 से हम देखें तो यहाँ पर उत्पादन कार्य है वो स्टार्ट हो गया था, यानी ये कारखाना संचालित हो गया था 1959 में, 1959 में। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो राउरकेला इस्पात कारखाना है, ये जो हम बात करें तो सार्वजनिक जो क्षेत्र की जो शेल कंपनी है, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर यानी इसी के अधीन काम करती है। कौन करती है? राउरकेला। यानी इस पर निगरानी रखने का या उसको संचालित करने का काम कौन करता है? सेल कंपनी करती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये इसको यहाँ पे प्रबंधन करती है, यानी मैनेजमेंट करती है। यानी इसको हम कहते हैं कि सेल वाली जो कंपनी इस राउरकेला पे स्थापित करती है, उसके लिए कुछ भौगोलिक कारक हैं वहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ये कारखाना स्थापित किया गया था राउरकेला वाला। कौन सी कंडीशन बनती है, ऐसे भौगोलिक कारक कौन से हैं जिसके कारण यहाँ पर ही सुंदरगढ़ जिले में ये स्थापना या कारखाना लगाया गया, उसके लिए हम बात करते हैं। तो ओडिशा है, ओडिशा जो राज्य है उसके अंदर जो सुंदरगढ़ क्योंझर जो क्षेत्र है, क्योंझर जिला है यहाँ का, ओडिशा का 2 जिले हैं, एक तो सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़, और एक कौन सा है? क्योंझर। क्योंझर के अंदर एक क्षेत्र का नाम है, स्थानीय क्षेत्र का नाम है, वहाँ पर एक खान है किरीबुरु, किरीबुरु, समझ रहे हो? वहाँ की जो खाने हैं ओडिशा की, एक तो सुंदरगढ़, एक क्योंझर, उनकी खानों से यहाँ इसको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। यहाँ की जो खान है वहाँ से क्या मिलता है? इसको लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है, या वो लौह अयस्क मिल जाता है। किसको मिलता है? राउरकेला इस्पात कारखाना को मिलता है। ओडिशा के, ओडिशा राज्य है,
उड़ीसा के सुंदरगढ़ और केओंझर जिले में जो खाने हैं किरीबुरू वाली खाने, वो वहाँ से इसको लो एस की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो धनबाद क्षेत्र है, धनबाद की खाने, बोकारो की खाने, बोकारो छत्तीसगढ़ में है अभी, बोकारो, और झरिया है, तालचर है या कोरबा हम कह सकते हैं, इनसे इसको कोयले की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे धनबाद है, यहाँ पे बोकारो है, बोकारो, झरिया, तालचर से इसको कोयला मिलता है। क्या मिलता है इसको? कोयला। कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है इसको? धनबाद है, बोकारो है, झरिया है यहाँ पर, और तालचेर है। ठीक है, और कोरबा जो क्षेत्र है, कोरबा वाला, छत्तीसगढ़ में कोरबा है जबकि बोकारो झारखंड का है। ठीक है, तो कोरबा याद रखना, कोरबा। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में है, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से इसको क्या मिल जाता है? कोयला, उत्तम श्रेणी का कोयला मिल जाता है। फिर तीसरे हम क्रम में अगर तीसरा कारक देखें तो यहाँ पे संयंत्र रखने या लगाने का काम जो किया वो महानदी है, उसके ऊपर जो हीराकुंड बांध है वहाँ से इसको बिजली की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे हम देखें तो महानदी जो है इस पठारी भाग पर या उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर उसके ऊपर जो हीराकुंड बांध बना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना कि हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। ठीक है, तो उस हीराकुंड बांध पर यहाँ पे जो जल विद्युत जो परियोजना स्थापित की गई थी, उससे इसको बिजली की आपूर्ति हो जाती है। फिर स्थानीय क्षेत्र जो है जो पास पानी वाला क्षेत्र है इसमें, वहाँ से इसको मैग्नीज, चूने का पत्थर और जो डोलोमाइट है वो मिल जाता है। ब्राह्मणी नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सांख नदी और कोयल नदी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे एक तो ब्राह्मणी नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं दो, एक तो सांख और एक कोयल नदी है, वहाँ से इसको जल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे राउरकेला को ब्राह्मणी और उसकी सहायक नदी सांख और कोयल, इन नदियों से इसको जल मिल जाता है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जो है उसकी सुविधा भी इसको मिल जाती है, कोलकाता बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है। और निकटवर्ती जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ इसके पास में ही निकटवर्ती जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में जो माल को तैयार किया जाता है, लोहे के माल को यानी स्टील तैयार किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे बाज़ार की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे हम कहें तो भौगोलिक क्षेत्रों में निर्मित माल के लिए क्या होता है? बाज़ार है, वो बिकने के लिए यानी उस माल को बेचने के लिए यहाँ पे बाज़ार की सुविधा इस यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें अगला जो कारखाना अपना अगला संयंत्र, उसका नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र या कारखाना। राउरकेला के बाद में अगला जो कारखाना है वो है भिलाई इस्पात कारखाना। संयंत्र को कारखाना भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर भिलाई की चर्चा करें तो वर्तमान में ये जो भिलाई है उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना माना जाता है। तो भारत का उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन कारखाना कौन सा है? भिलाई का है, याद रखना इसको। दूसरे पे कौन सा आता है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना किसको मानते हैं? भिलाई को मानते हैं, जहाँ पर 1959 से ही उत्पादन स्टार्ट हो गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो काल हुई थी यहाँ पे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही इस क्षेत्र में ये स्थापना कर दी गई थी इस संयंत्र की, जो कि यहाँ पे रूस की सहायता से की गई थी। यहाँ रूस जो देश है उसकी सहायता से यहाँ पे ये संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग क्षेत्र है यानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसको स्थापित किया। सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम इसको भी यहाँ पे हम उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी उस टाइम में इसको सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है सेल, उसके अधीन कर दिया और संचालन का कार्य वही करती है। ये नागपुर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, नागपुर से 260 किलोमीटर दूर नागपुर कोलकाता रेल मार्ग जो है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे डल्ली राजहरा जो पहाड़ियाँ हैं
इस क्षेत्र में डली राजहरा की पहाड़ियों से जो हेमेटाइट लोएस्क मिलता है वहाँ से इसको कच्चे रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में लोएस्क प्राप्त होता है। और जो कोरबा की खान है, कोरबा छत्तीसगढ़ वाली, वहाँ से इसको कोयला मिलता है। और धुला हुआ जो कोयला है कारगली जो क्षेत्र है, कारगली से और झरिया बोकारो से इसको मिल जाता है। फिर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है वो दुर्ग नंदिनी जो खान है यहाँ पे नंदिनी दुर्ग में, वहाँ से और बिलासपुर और रायपुर छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है। एक तो दुर्ग क्षेत्र है, एक बिलासपुर है, एक रायपुर है, वहाँ से इसको चूना पत्थर मिल जाता है। और बात करें भिलाई के लिए तो कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जहाँ पर है वहाँ से इसको विद्युत की आपूर्ति हो जाती है कोरबा से। और पास के में जो स्थित तंदुला नहर है, याद रखना छत्तीसगढ़ में यहाँ पे इसमें पास में एक नहर है तंदुला नहर, वहाँ से इसको जल मिलता है। और जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको जो निर्मित माल है उसको निर्यात की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ पे कई ऐसे अनुकूल यहाँ पे कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं जो इसको यहाँ पे स्थापित करने के लिए बाध्य क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, यानी रॉ मटेरियल भी आसानी से प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर इसको बाज़ार में मिल जाता है और यहाँ निर्मित माल को निर्यात के लिए भी सुविधा बंदरगाह के द्वारा मिल जाती है। तो यहाँ पे पानी भी तंदुला नहर के माध्यम से इसको मिल जाता है। तो भिलाई संयंत्र वो किसके माध्यम से स्थापना की गई थी, किसकी सहायता से? वो तो रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, जबकि राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से थी और भिलाई की रूस की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दुर्गापुर जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक संयंत्र स्थापित किया गया है दुर्गापुर में, वो भी यहाँ पे सोवियत संघ रूस है उसकी सहायता से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो देश है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर भारत में सहायता की गई थी, जिसके कारण ये दुर्गापुर वाला जो कारखाना है उसको लगाया गया था। यहाँ पे इसका नाम क्या है? दुर्गापुर एकीकृत इस्पात कारखाना दुर्गापुर। ये है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल हुई थी, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी उस ब्रिटिश सरकार की सहायता से पश्चिम बंगाल का जो एक ज़िला है वर्धमान, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का कौन सा ज़िला है? पश्चिम बंगाल का ज़िला है वर्धमान, पश्चिम बंगाल का ज़िला वर्धमान। उस वर्धमान ज़िला में क्षेत्र है दुर्गापुर, उसके अंदर या आसनसोल कोलकाता जो राजमार्ग जाता है वहाँ से, वहाँ पर जो नदी है दामोदर नदी, उसके किनारे पर यहाँ दुर्गापुर में स्थापित किया गया था। इसको भी यहाँ पे सेल के अधीन कर दिया। सेल में यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है सेल, वो संचालन करती है इसका भी। तो हम राउरकेला की बात करें, भिलाई की बात करें और दुर्गापुर की बात करें, तीनों को सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अधीन कर दिया और उस पर जो संचालन का कार्य है वो सेल ही करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो वही करती है। यहाँ पे हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से केवल 160 किलोमीटर दूर ही है, यानी इससे 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में इस क्षेत्र के यहाँ पे दुर्गापुर वाला है, वहाँ कोलकाता इससे केवल 160 किलोमीटर दूर है उत्तर पश्चिम में। जिसमें 1962 से हम बात करें तो इस दुर्गापुर वाले में 1962 में ही प्रारंभ कार्य हो गया था उत्पादन के रूप में है। उत्पादन यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे दुर्गापुर में ही स्थापना क्यों की गई थी, इसके भी बहुत सारे कारक मान सकते हैं, भौगोलिक कारक। जिसमें हम बात करें रानीगंज की और झरिया की, तो रानीगंज जो झरिया क्षेत्र है या बोकारो है, वहाँ से इसको कोयला मिल जाता है। रानीगंज और झरिया जो भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादन की खाने वाले क्षेत्र हैं, रानीगंज में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ से इसको आसानी से उत्तम क्वालिटी का कोयला मिल जाता है। फिर हम बात करें दामोदर घाटी जो परियोजना है, वहाँ से इसको क्या मिल जाती है? जल विद्युत मिल जाती है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित जो परियोजना है, वहाँ से इसको बिजली मिल जाती है। फिर नोआमंडी जो क्षेत्र है, नोआमंडी और गुवा, सतना हाथीवाड़ा जो खान है वहाँ पे, उसमें उत्तम क्वालिटी का जो लोएस्क है वो वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ओडिशा है, ओडिशा के सुंदरगढ़ और क्योंझर से इसको चूना मिल जाता है, चूना पत्थर। और क्योंझर जिले के जो बड़ा जामदा जो खाने हैं वहाँ से इसको मैग्नीज की आपूर्ति हो जाती है,
किसकी आपूर्ति हो जाती है? मैग्नीज की। और कोलकाता जो बंदरगाह है, और कोलकाता बंदरगाह के जल परिवहन की इसको सुविधा मिल जाती है, और निर्मित माल के लिए यहाँ पे बाजार की भी सुविधा है। और कोलकाता जो आसनसोल के पास में होने के कारण यहाँ पे यातायात के जो साधन है या सुविधा है वो आसानी से इसको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो दुर्गापुर के रूप में हम कह सकते हैं कि रानीगंज झरिया से कोयला मिलता है, दामोदर घाटी से जल विद्युत मिलती है, नौमंडी गोवा से इसको लोएस्क मिलता है, ओडिशा एक सुंदरगढ़ से इसको चूना पत्थर मिलता है, और बड़ा जामदा क्योंझर की बड़ा जामदा खानों से मैग्नीज प्राप्त होता है। कोलकाता बंदरगाह से इसको परिवहन सुविधा भी मिल जाती है, और निर्मित माल के लिए बाजार की सुविधा होती है। कोलकाता आसनसोल यहाँ पास होने के कारण यहाँ पे यातायात की सुविधा भी इसको प्राप्त हो जाती है। इतनी बातें करने के बाद में अगला जो संयंत्र है अपना, उसकी हम चर्चा करें तो वो है बोकारो। कौन से है? बोकारो संयंत्र। बोकारो एकीकृत लौह इस्पात कारखाना। बोकारो है कहाँ पर? बोकारो झारखंड में। झारखंड के हजारीबाग जो ज़िला है, उस हजारीबाग में बोकारो स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में हम बात करें तो 1964 में रूस जो है, सोवियत संघ रूस है, उसकी सहायता से यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। और आज अगर वर्तमान समय में देखें तो ये सेल के अधीन ही है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो सेल कंपनी है, जो कारखाना है, उसके अधीन इसको कर दिया गया है, जहाँ उसका संचालन सेल ही करता है। उत्पादन का कार्य जो है इसके अंदर 1972 में स्टार्ट हुआ, यानी प्रारंभ कब हुआ? 1972 में। और इसके अंदर जो भौगोलिक कारक हम देखें तो बोकारो से इसको कोयला मिलता है, और बोकारो दामोदर जो नदियां हैं उनके संगम पर होने के कारण इसको स्वच्छ जल भी मिल जाता है। दामोदर घाटी से इसको विद्युत की आपूर्ति होती है, और ओडिशा जो क्षेत्र है उसमें क्योंझर जिले से इस किरुबुरी खाने से इसको लोएस्क प्राप्त हो जाता है। पलामू और डाल्टनगंज जो क्षेत्र है वहाँ से इसको चूना पत्थर, किरीबुरू से इसको मैग्नीज मिलता है। रेल मार्ग व सड़क परिवहन जो इसके लिए उपयुक्त दशा रखते हैं, और कोलकाता बंदरगाह की सुविधा भी इसको मिल जाती है। तो यहाँ पे अनेक प्रकार के भौगोलिक दशाएं हैं बोकारो के लिए। वापस रिपीट करें बोकारो की, ध्यान से सुनना इसको, कि झारखंड जो क्षेत्र है, झारखंड का जो हजारीबाग जिला है, उसमें बोकारो स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में रूस के द्वारा यहाँ पे इसकी जो रूस की सहायता से अगर ये माने तो कारखाना लगाया गया था 1964 में। यहाँ पे वर्तमान में ये सेल के अधीन है, सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, जो कि इसके अंदर उत्पादन कार्य देखें तो 1972 से ही प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पे भौगोलिक कारक यहाँ पे स्थापना क्यों हुई, उसके अनुकूल जो भौगोलिक कारक हैं यहाँ पे, उनके अंदर सबसे प्रमुख कारक है वो है बोकारो से कोयला मिलता है इसको, और बोकारो दामोदर जो नदियां हैं उनके संगम पर होने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति यहाँ पे हो जाती है। दामोदर घाटी जो परियोजना है वहाँ से इसको जल विद्युत मिलता है। ओडिशा के क्योंझर जिले से और किरुबुरी खानों से इसको लोएस्क मिलता है। और बात करें हम इसके अंदर तो पलामू जो है, पलामू और डाल्टनगंज से इसको चूना पत्थर और मैग्नीज प्राप्त होता है किरुबुरू से। रेल मार्ग सड़क परिवहन की सुविधा मिल जाती है, कोलकाता बंदरगाह के से संबंधित है, कोलकाता बंदरगाह के पास में होने के कारण इसको सुविधा मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले कारखाने की, वो है सलेम इस्पात कारखाना जो तमिलनाडु में है। यहाँ पे सलेम के लिए बात करें तो यहाँ पर विशेष और मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र का कारखाना है ये। यहाँ पर इस कारखाने का जो निर्माण हुआ वो विशेष प्रकार के इस्पात निर्माण के लिए ही इसका स्थापना की गई थी, और की कहाँ पर? जो तमिलनाडु का सलेम जिला है वहाँ पर किया गया था इसका निर्माण कार्य। इस कारखाने में विशेष प्रकार की, यहाँ पर अगर बात करें तो इस कारखाने के अंदर विशेष प्रकार के यानी कि लोहे का, यहाँ पर लोहे का निर्माण किया जाता है या इस्पात का निर्माण किया जाता है, जो कि यहाँ पे बात करें कोयम्बटूर, ये रेल मार्ग चेन्नई और कोयम्बटूर का जो रेल मार्ग है उसके ऊपर स्थित है ये सलेम वाला तमिलनाडु वाला कारखाना, जहाँ पर जंग नहीं लगने वाला लोहा तैयार किया जाता है, यानी इस्पात तैयार किया जाता है, यानी जंग लगती नहीं उस प्रकार के इस्पात के निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ शिवराय से इसको मैग्नेसाइट प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो समीपवर्ती क्षेत्र है, वहाँ से मैग्नेटाइट लोएस्क चूने का पत्थर मिलता है इसको। नेवेली से यहाँ लिग्नाइट कोयले का मिलता है इसको। 1982 में यहाँ पर उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था या चालू कर दिया गया था। वर्तमान में क्षमता जो है इसकी सलेम वाले की वो 25 लाख टन प्रतिवर्ष है, यानी एक साल में ये 25 लाख टन लोहे का उत्पादन कर लेता है।
मेडर से जल विद्युत मिलती है और बाज़ार की दक्षिण भारत में सुविधा है ही। दक्षिण भारत की बात करें तो बाज़ार खूब है वहाँ पे, तो यानी निर्मित माल की खपत यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, फिर अगला जो कारखाना है वो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जो कारखाना है वो वर्तमान में अगर देखें तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना माना जाता है, जो कि भारत का प्रथम तटवर्ती जो इस्पात संयंत्र है वो हम विशाखापट्टनम को मान सकते हैं। विशाखापट्टनम है कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में है। अगर हम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की बात करें तो भारत का प्रथम तटवर्ती संयंत्र माना जाता है। इस जो कारखाना है वो भारतीय तकनीकी व प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उस पर आधारित कारखाना मानते हैं इसको, यानी भारतीय तकनीकी पर आधारित कारखाना है ये। सर्वप्रथम यहाँ पे अगर हम इसके निर्माण जो कार्य हैं, जो उत्पादन है उसका प्रारंभ माने तो 1982 में 1982 में इसका जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया था। वर्तमान में अगर देखें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल आयरन निगम लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा इसका प्रबंधन कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? बाकी पे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो पे तो शेल के दिन था, जबकि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की है लेकिन इस पर निगरानी का कार्य कौन कर रहा है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यहाँ पर किया जा रहा है। नेशनल राष्ट्रीय आयरन निगम लिमिटेड, इसके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय RINL यहाँ पे राष्ट्रीय आयरन निगम लिमिटेड, इसके अंतर्गत यहाँ पर इसके ऊपर निगरानी का कार्य किया जा रहा है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खाने हैं वहाँ से इस कारखाने को लोहेस की प्राप्ति होती है। दामोदर घाटी है वहाँ से इसको कोयला मिलता है, डोलोमाइट मिलता है और चूना पत्थर मिलता है। मैग्नीज का जो अग्निशय मिट्टी है, अग्निशय जो मिट्टी होती है, मैग्नीज होती है, ये सारी की सारी दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वहाँ से इसको उपलब्ध हो जाता है आंध्र प्रदेश वाली विशाखापट्टनम को। यहाँ पे अगर और बात करें तो छत्तीसगढ़ और जो यहाँ पे अगर बात करें स्थानीय क्षेत्र की, तो स्थानीय क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र का प्रथम समेकित संयंत्र माना जाता है। यहाँ पे जो क्षेत्र है डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, अग्निशय मिट्टियाँ, ये स्थानीय रूप में ही इसको काफ़ी मिल जाती है। जबकि ये समुद्र तट पर जो हम बात करें तो समुद्र तट का समेकित एकमात्र ये कारखाना माना जाता है भारत का दक्षिण क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे बाज़ार की सुविधा भी दक्षिण भारत में इसको उपलब्ध हो जाती है। फिर अगला जो कारखाना है वो विजयनगर इस्पात कारखाना है। कौन सा है? विजयनगर इस्पात कारखाना, जो प्रमुख कारखाना दक्षिण भारत का माना जाता है। कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में स्थित है ये। जो हासपेट जो है क्षेत्र कर्नाटक का, हासपेट में, वहाँ से इसको यहाँ अयस्क लो अयस्क भंडार है वहाँ से इसको लो अयस्क मिल जाता है, जो इसका मुख्य आधार माना जाता है। वहाँ पे ये रॉ मटेरियल के रूप में इसको आधार प्रदान किया गया था कि हासपेट वाला लोहा है, इसको लो अयस्क के कारण ही इसको स्थापित किया गया था वहाँ पर। यहाँ अधिकतर जो लोह इस्पात है, लो अयस्क है, उससे नरम इस्पात का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे अधिकतर किसका निर्माण करते हैं? नरम, यानी जो यहाँ पे मुलायम इस्पात होती है उसका निर्माण करते हैं। जो जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड संयंत्र जो है, लिमिटेड जो कंपनी है जिंदल वाली, आप देखते होंगे कभी घरों में कहीं पर टाटा के जो तार आते हैं आजकल, जो बाउंड्री करते हैं, जो तार खींचते हैं, वो आप टाटा के भी सुनते हो, जिंदल के भी सुनते हो। तो जिंदल का जो तार बनता है वो विजयनगर इस्पात कारखाने से बनता है। ठीक है, नरम तार से ही, नरम इस्पात जो लोहा तैयार किया जाता है उससे ही हम तार बना सकते हैं। तो विजयनगर इस्पात कारखाने से जिंदल जो विजयनगर स्टील लिमिटेड है वहाँ से इसका संचालन कार्य किया जा रहा है। इसकी क्षमता जो हम देखें तो 60 लाख टन प्रतिवर्ष इसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 60 लाख टन। ठीक है, तो हमने इन संयंत्रों की बात की। सबसे पहले हमने टाटा की बात की, फिर इसको की बात की, फिर विश्वेश्वरैया की बात की। आज हमने राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में है। फिर हमने भिलाई संयंत्र की बात की। भिलाई संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर संयंत्र की बात की, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। फिर हमने बोकारो की बात की, बोकारो झारखंड में है। फिर हमने सलेम की बात की जो तमिलनाडु में है। फिर हमने विशाखापट्टनम की बात की और फिर हमने विजयनगर की बात की जो कर्नाटक बेल्लारी क्षेत्र में है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हमने संयंत्रों की चर्चा की है। ये भारत के मुख्य संयंत्र हैं जहां पर लोह से लोहा निर्माण कार्य किया जा रहा है या इस्पात निर्मित किया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।